सीएम धामी ने पुलिस विभागों को दिए निर्देश, त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। होली को लेकर पुलिस प्रशासन पुख्ता के इंतजाम। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार की आलोचना ने पकड़ा तूल। अजय भट्ट ने कहा, राहुल खराब कर रहे हैं देश की छवि। यूके पीएससी, एई और जेई भर्ती पेपर लीक मामले के 49 और छात्रों को नोटिस। आयोग ने वेबसाइट पर जारी की सूची। नियो मेट्रो प्रोजेक्ट में पकड़ी रफ्तार, पीएमओ में हुआ पेश। मेक इन इंडिया होगी पूरी तरह मेट्रो। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे से एक कर गुजर रहे हैं वाहन। गूगल मैप पर मिलेगी रूट की जानकारी। और उत्तराखंड अगले 24 घंटे में 5 जिलों में बारिश के आसार। मैदान में गर्मी करेगी परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं विकासनगर से। बड़ी खबर आपको बता दें, लापता युवक के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 302 और 120 बी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। 3 दिन पहले दोस्तों के साथ घूमने गया था ये युवक और स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किया। टॉस नदी से शव बरामद किया गया। कालसी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चौथा लड़का अभी बाहर है, हमारी टीम भी उसके लिए निकली है, तो जैसे ही वो मिलेगा तो हम ले आएंगे। उसके साथ लड़के थे, बताया जा रहा है कि उसके साथ 4 लड़के और भी थे जो सभी। इसी में हमें दिनांक 1 मार्च को ये जानकारी मिली थी कि स्कूटी खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो उसमें हमने फिर जानकारी की थी तो पता चला था कि ये व्यक्ति है जो लापता है, उसकी वो स्कूटी है। तो उसी के बारे में फिर बाद में गहनता से हमने जब जानकारी की तो हमने गुमशुदगी 1 तारीख को उसकी दर्ज की गई थी। ये जो लड़का है यशपाल, ये 28 तारीख को अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी बनाने के लिए ये कालसी की तरफ गया था और उसके बाद से ये मिसिंग था। 1 तारीख को पुलिस के बेस में जानकारी की, हमने इसमें गुमशुदगी दर्ज करी और फिर लास्ट वो जिसके साथ भी था उसमें हमने फिर उन लोगों से पूछताछ करी और बाकी जानकारी की, तो पता चला था ये हमारे फैक्ट्स आए थे कि वो वहाँ पर जो नदी बह रही है वहाँ पर डूबा है वो। तो उसी में हमने SDRF वगैरह को सबको रोप इन किया हुआ था। तो आज उसकी बॉडी मिली है, तो उसकी बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और बाकी जो कि गुमशुदगी इसकी दर्ज है, बाकी इंक्वायरी की जा रही है। इसी में हमें दिनांक जो उसके साथ लड़के थे, बताया जा रहा है कि उसके साथ 4 लड़के और भी थे जो सभी लोग। स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया और शव को बरामद किया गया। टॉस नदी से बरामद हुआ है युवक का शव। खबर लक्सर से है, जहां तैनात सिविल जज अमित भट्ट का ट्रांसफर हो जाने के बाद अब विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज, न्यायाधीश विवेक द्विवेदी और लक्सर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि सभी लोगों द्वारा सिविल जज अमित भट्ट का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। नई तैनाती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दी गईं। इस दौरान अमित भट्ट ने कहा कि लक्सर न्यायालय में उनका कार्यकाल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा है। पूरे कार्यकाल के दौरान उन्हें लक्सर के सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मिला और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। चल रहा है यहाँ पर, इनके साथ भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है और ना ही इन्होंने कभी मुझसे ऐसा कुछ कहा कि यहाँ किसी अधिवक्ता का व्यवहार खराब हो। सभी का सहयोग रहा है और जुडिशियल वर्क में तो देखिए जो हम लोग करते हैं वो तो ऑन मेरिट ही करते हैं। अब कोई हारता है कोई जीतता है निश्चित ही, तो इसमें जो हारे वो भी अपने मन में कोई कलेश न रखे कि हमने सही वकालत नहीं की, ऐसा नहीं है। हर फाइल में अपनी मेरिट है और आप लोग पूरी ईमानदारी और बहुत बढ़िया से काम करते हैं, इसमें कोई राय नहीं है, चाहे वो डिफेंस की साइड से हो चाहे। अमित भट्ट जी जो सिविल जज जेडी हैं, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है
और इसी से उसमें हमने आज विदाई समारोह किया था। और हमारे जो जज साहब थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही अच्छे थे और जूनियर सीनियरों का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देते थे और जूनियर तो इतने खुश थे कि बहुत ही अच्छा। और अब इसका हमें सबको बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, आते रहते हैं अधिकारी, लेकिन ये अधिकारी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा वो था इनका रिस्पॉन्स। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं मंडल के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। खेल मंत्री और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया, जहां अंतर्राज्य स्तर का टूर्नामेंट हो सके। राज्य सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्या और केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाले फुटबॉल ग्राउंड का भूमि पूजन किया गया। और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी में जोगिंदर रोतेला समेत भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। 4 करोड़ 77 लाख और 39,000, ये छोटी रकम नहीं है। हल्द्वानी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जिसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। हमारी सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट दिया और अब जो आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो जाएगा। इसमें ड्रेनेज बनेंगी, ट्यूबवेल लगेगा, घास बिछेगी, ग्रीनरी होगी और जो सामने हमारा पैवेलियन दिख रहा है इसमें पूरे ऊपर से शेड बनेंगे। सरकार खेल को लेकर प्रतिबद्ध है और खेल के संदर्भ में जो उसके संसाधन है उसको बढ़ावा लगातार दे रही है। और अभी मैं मानती हूँ कि चाहे वो खेल का बजट केंद्र का प्रस्तुत हुआ हो, चाहे हमारे आने वाले समय में हमारा बजट प्रस्तुत होने वाला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये साफ निर्देश हैं कि खेल और खिलाड़ियों को जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए। उसी निमित्त मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सांसद भी और हमारे बड़े राज्यों भी और केंद्र में मंत्री भी ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर फुटबॉल मैदान का जो है भूमि पूजन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। खबर पौड़ी से है, जहां परिषदीय परीक्षा 2023 जनपदीय केंद्र व्यवस्थापकों एवं परीक्षा प्रभारियों की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के प्रतिनिधि के रूप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल चंद्र बहुगुणा और 136 परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक और परीक्षा प्रभारी मौजूद रहे। आयोजित बैठक में सीओ पौड़ी द्वारा परीक्षा संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामेंद्र कुशवाहा द्वारा परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित एवं संपन्न करने के लिए सभी को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्वागत है इनका मीडिया की तरफ से। मीडिया जांच कर सकता है, आपसे आपका वर्जन ले सकता है आपकी और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 86 बनाया। चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। सरकार चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए कार्य कर रही है। मगर विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ आपदा के बाद शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की व्यवस्था से लोग डरे हुए हैं। जिस प्रकार से जोशीमठ में आपदा आई, इससे हमारे मन में भी संशय है। यात्रा को लेकर के आक्रोश सरकार की कुव्यवस्था से डरे हुए हैं और जिस प्रकार की स्थिति जोशीमठ में है उससे हम लोगों के मन में भी आशंका है कि सरकार ठीक से यात्रा का संचालन कर नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर भी क्योंकि
चार धाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक है और हमारी शान भी है, हमारा कर्तव्य भी है राज्य के रूप में। हम चाहते हैं चार धाम यात्रा सफल हो और कांग्रेस इस मामले में हर तरीके का सकारात्मक सहयोग भी देगी और सुझाव। खाली बातों में है, पिछली बार भी खाली बातें की थी इन्होंने और यात्री केदार धाम में गलत संदेश लेकर के गए और इस बार भी हमको डर लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी व्यक्तिगत रुचि लेकर के चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करवाएं। बातों पर बातें बनाते हैं, काम पर भाजपा का न दिल्ली में ध्यान है न देहरादून में ध्यान है। वो तो बातों की खा रहे हैं। देखिए कब तक खाते हैं, जब तक मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रुचि नहीं लेंगे और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के चार धाम यात्रा का संचालन नहीं करवाएंगे, हमेशा कुछ न कुछ खामियां रह जाएंगे जो राज्य के लिए अच्छा नहीं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर मऊ से बता दें, मुख्तार के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मकान की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इस संपत्ति को अवैध तरीके से जो धन अर्जित किया गया उससे इस संपत्ति को बनाया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। और मुख्तार के बेटे के नाम पर, अब्बास उमर के नाम पर यह घर बताया जा रहा है। 9 जून 2021 में यह संपत्ति जब्त की गई थी। संपत्ति को मुख्तार ने रसूख के बदौलत अवैध तरीके से अर्जित किया था। देखिए ये एक 2 मंजिला मकान है जिसमें बेसमेंट भी है। चूंकि ये किसी अन्य की जमीन पर मुख्तार अंसारी एवं उनके पुत्र उमर अंसारी, अब्बास अंसारी आदि के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैधिक निर्माण किया गया था। परिणाम स्वरूप नियत प्राधिकारी द्वारा इस बिल्डिंग को अवैध मानते हुए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उसके विरुद्ध इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय अर्थात नियंत्रक प्राधिकारी महोदय के यहाँ अपील की गई, जो कि बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई है। उसी के क्रम में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कितना बड़ा मकान है ये 2 मंजिला मकान है, साथ में एक बेसमेंट भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है उसी स्थान से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी है? ये अवैध संपत्ति है, कितने 100 वर्ग गज में ये बनी हुई है जिसे गिराने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जिले में जिस तरह से मुख्तार अंसारी का कुछ समय पहले दबदबा था और मुख्तार अंसारी के द्वारा जो मकान था, कई जगह जमीन और मकान जिस तरह से जबरदस्ती या दबंगई के बल पे जो कब्जा किया गया था, अब धीरे धीरे प्रशासन उसको चिन्हित करके तोड़ रहा है। अगर इसी क्रम में अगर देखा जाए तो ये दक्षिणपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान जो पड़ रहा था, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपया बताई जा रही है। और इस मकान को प्रशासन ने कल ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया था, लेकिन कल काम हो जाने के कारण आज भी इस मकान को ध्वस्तीकरण काम किया जा रहा है। अगर ये मकान देखा जाए तो मकान जो था मुख्तार अंसारी के जो माँ थी उनके नाम से मकान था, लेकिन ये कुछ समय पहले इस मकान को अपने पोते जो अमर अंसारी और अब्बास अंसारी के नाम से कर दिया गया था। अगर देखा जाए तो उनके नाम से ये मकान हो गया था और मकान होने के कारण मकान में जो बनाया गया था। सिद्धार्थ, अगर देखा जाए 9 जून और 2021 को ये संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिल रही है। और इस पर मुख्तार के जो बेटे हैं, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पा रही है इस ध्वस्तीकरण के बाद से? नहीं, अभी तो उनके बेटे का कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, लेकिन जो ये बहुत लंबे समय के बाद इसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जो अगर यही जिला प्रशासन का माना जाए तो जो ये मकान बना है इसका कोई भी मानचित्र या कोई भी इसका नक्शा पास नहीं हुआ था, जिस कारण इस मकान को गिराया जा रहा है। यही जिला प्रशासन का यही कहना है। चलिए, तो फिलहाल जो अवैध संपत्ति के द्वारा अर्जित की गई है, जिससे बनाया गया है अवैध तरीके से संपत्ति को उसको ढहाने का काम किया जा रहा है। क्या और भी संपत्तियां इस दायरे में आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जो ये मकान है लगभग 1 मंडे ऊपर में है, जबकि इसकी जो जमीन है लगभग ये 7 से 8 बीघे के
के रूप रकबा में है। और इसको देखा जाए तो लगभग ये इस मकान की जो टोटल कीमत वो 80 लाख से ऊपर है। प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के रुपये तक का, और ये मकान पूरे 3 मंजिल है, जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से है, जिससे आज छोड़ा जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अवैध तरीके से ये संपत्ति पाई गई, जिसके चलते जिला प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसे गिराने का काम किया जा रहा है। 2 मंजिला इमारत बताई जा रही है। घर का जो सामान है उसे बाहर रखा गया है और बुलडोजर के जरिए इसे ढहाया जा रहा है। उत्तराखंड खबरों पर वापस लौटते हैं। डूबी कंपनी सहारा इंडिया को हरिद्वार में एक बार फिर से झटका मिलता नजर आ रहा है। शासन के आदेश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सहारा कंपनी की करीब 450 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है और बहादुराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मौजूद जमीन पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी चल रही थी। इस जमीन की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सहारा के निवेशकों को भुगतान न होने पर निवेशकों ने शासन से जमीन के संबंध में शिकायत की थी और इसके बाद जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने राजस्व विभाग और एसडीएम को जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि शासन से आदेश मिलने के बाद हरिद्वार में सहारा की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। देखिए, इसमें राजस्व अनुभाग 2 से एक पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे अभी उनको रिफंड नहीं हो पा रहे हैं और शायद देहरादून में इस पर कार्रवाई भी हुई थी। तो डीएम देहरादून ने इसकी एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी और शासन की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था कि यहाँ बहादुराबाद में भी इनकी लैंड है और उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो वो खुद बुर्द हो सकती है। उसी कड़ी में उस पर वहाँ पर हम लोगों ने खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया है। आधी संपत्ति नहीं बिकी है, संपत्ति का बहुत छोटा पार्ट भी बिका है, बल्कि उसमें एक कॉलोनी का मैप भी पास हुआ है डेवलप करने के लिए। वो अलग इशू है। अगर फर्दर कोई खरीद फरोख्त ना हो, लोगों के इन्वेस्टर्स का हित ध्यान में रखते हुए इसको रोक लगा दी गई। हरिद्वार में अतिक्रमण की गई भूमि और गंदगी वाले स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पहले शंकराचार्य चौक पर खाली पड़े स्थान पर पार्क बनाया गया और अब ललताराव पुल के पास अतिक्रमण किया गया है। जमीन पर फाउंटेन पार्क बनाया जाएगा। डीएम विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ ललताराव पुल क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द ही पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि हरिद्वार में अतिक्रमण और गंदगी वाली जगहों के सौंदर्यीकरण को उन्होंने अभियान के रूप में लिया है। लोगों ने एक अभियान शुरू किया है कि हमारे मेन सिटी में जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण वाली स्थिति है और काफ़ी गंदगी है, उसको सबको लैंडस्केप के माध्यम से खूबसूरत बनाने का काम हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। और अभी हम लोगों ने शंकराचार्य चौक का काम पूरा किया है। अब हम लोग इधर आए हैं ललतारा पुल के पास, तो यहाँ भी काफ़ी बड़ी एरिया है जहाँ पर अनऑथराइज्ड पार्किंग चल रही है। इसको भी ग्रिल लगाकर छोटा पार्क डेवलप किया जाएगा, फाउंटेन लगाकर, और भी जगह इस तरह की जहाँ जहाँ भी दिखेंगी वहाँ उसको डेवलप करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोग उस पर जल्दी काम शुरू करेंगे। होली से ठीक पहले गैस सिलेंडर में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की युवा इकाई के जिलाध्यक्ष सौरभ भट्ट के नेतृत्व में व्यवसायियों द्वारा होली उत्सव से पूर्व सिलेंडर के दामों में जो इजाफा हुआ है उसको बेतहाशा वृद्धि का बुद्ध पार्क हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बात को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष नवीन वर्मा ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को सीधे सीधे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा है कि पहले ही कारोबारी ऑनलाइन खरीदारी, जीएसटी आदि के गणित से परेशान हैं, वहीं अब इस तरह से गैस सिलेंडर्स के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर सरकार छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ना चाहती है। जिला युवा अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने कहा है कि वर्तमान दरों के हिसाब से परिवारों को एक सिलेंडर खरीदने के लिए अब जहां 1123 रुपए कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं, हमारे भाई भी हमारे साथ हैं और हम लोग सब इसलिए आए हैं
क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि जो सिलेंडर्स के हैं वो दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये बहुत दुखती हुई रख पे हाथ रखती है सरकार, जिससे कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता, खाना नहीं बन सकता। इसके अलावा आपके जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जिनके, या फिर कोई रेस्टोरेंट वाले हैं या होटल्स हैं, उनको सिलेंडर्स के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेंडर नहीं होगा तो खाना बनेगा नहीं। तो सब इतनी मजबूर कर देते हैं, और इतनी मजबूरी में हम लोग इस धरने पर बैठे हैं। हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम आगे नहीं आएंगे तो शायद सारी महिलाएं उसी तरीके से महंगाई की मार सहती ही रहेंगी। लगातार सरकार के लिए परेशानी का सबब है। यदि सरकार अतिशीघ्र इस पे नहीं चेती तो व्यापारी सड़कों पे आकर उग्र प्रदर्शन करेगा। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के टुंडलिया गांव में रात में डकैती से किसान के पुत्र बाबूराम के घर में धावा बोलकर लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं बदमाशों की संख्या 7-8 के करीब बताई जा रही है। आपको बता दें कि मध्य रात्रि में बदमाश ओम प्रकाश के घर में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया। उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहू को बंधक बना लिया। हाथ पैर बांधकर, आंखों में पट्टी बांधकर करीब 25 मिनट तक घर को खंगाला। ओम प्रकाश के दोनों पुत्र सुनील कुमार और कपिल कुमार को चाकू और डंडों से वार भी किया, गंभीर रूप से घायल हैं। बदमाशों ने परिवारीजनों के साथ मारपीट की। परिजनों के अनुसार करीब 15 तोले सोना और 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। तो ओम प्रकाश का यह भी कहना है कि काफ़ी मशक्कत के बाद खुद को बंधन मुक्त कर परिवारीजनों की रस्सियां खोली और पड़ोसियों को सूचना दी। ग्रामीणों ने रात में बदमाशों को खोजने में जुटे रहे। खबर पौड़ी से है, जहां परिषदीय परीक्षा 2023 जनपदीय केंद्र व्यवस्थापकों एवं परीक्षा प्रभारियों की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के प्रतिनिधि के रूप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। और इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल चंद्र बहुगुणा और 136 परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक और परीक्षा प्रभारी मौजूद रहे। आयोजित बैठक में सीओ पौड़ी द्वारा परीक्षा संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामेंद्र कुशवाहा द्वारा परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित और संपन्न कराने के लिए सभी को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया की तरफ से मीडिया जांच कर सकता है। जी, रामनगर बोर्ड से जो हमारी 10-12 की परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। हमारे जनपद में 10th क्लास में 8,360 परीक्षार्थी हैं, 12th में 9,688 परीक्षार्थी हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 18,048 परीक्षार्थी हैं और कुल मिलाकर 136 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों की, खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक दी गई है। उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से परीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से संपादित कराना है। खबर कालाढूंगी से है, जहां आगामी होली और शब-ए बारात के त्योहारों को लेकर कालाढूंगी थाने में सीओ रामनगर और तहसीलदार कालाढूंगी प्रियंका रानी ने आम जनता और प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी से अपील की गई। साथ ही सीओ रामनगर बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा है कि त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, ड्यूटी निभा रहा है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। आने वाले त्योहारों के संबंध में हमारे द्वारा थाना कालाढूंगी पर सभी जनप्रतिनिधियों की और उससे संबंधित लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, जिससे आने वाले होली का त्यौहार और शब-ए बारात को सकुशल रूप से संपन्न किया जा सके और ठीक से किया जा सके।
इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।